नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक देश एक टैक्स, जीएसटी यानी टैक्स का नया फार्मूला देश में लागू होने वाला है। इसके बाद ही 17 टैक्सों को खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर लंबे समय से बहस जारी थी। केंद्र सरकार इसके लिए भव्य कार्यक्रम करने वाली है, लेकिन विपक्ष ने इसका बहिष्कार करने का मन बना लिया है। न ही कांग्रेस अध्यक्ष और न ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जीएसटी की कांग्रेस की ही महत्वाकांक्षा योजना थी। दोनों सदनों में उसने सरकार का समर्थन भी किया था। 30 जून को आधी रात से लागू होने वाले नए टैक्स सिस्टम का विरोध कुछ व्यापारी संगठन भी कर रहे हैं और सीए से लेके इकोनॉमिस्ट भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आम व्यापारी इश्तिहार के जरिए इसे कितना समझ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही जिस तरह से देश की आज़ादी का ऐलान हुआ था आधी रात में, उसी तरह से सरकार जीएसटी का भी ऐलान करना चाहती है। इसको लेकर भी कई तरह से कई जगह पर अलग अलग राय है, बड़े पैमाने पर मतभेद भी है। यही है हमारा आज का विषय, टैक्स एक मत अनेक। हमारे विशेष टैक्स एक मत अनेक में हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक देश एक टैक्स। इसके साथ ही 17 टैक्स को खत्म करके एक टैक्स कर दिया है। जीएसटी आजादी के बाद से देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। लॉन्च करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जीएसटी अब अमली जामा पहनने के लिए तैयार है, पर इसके साथ ही कई गफलतें भी हैं। बिल संसद में पेश हुआ, कुछ संशोधनों के साथ पास भी हुआ। राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, प्रदेश की विधानसभाओं में भी पास होता चला गया और अब देश की जनता के लिए तैयार है। जीएसटी कितना सही है, लोगों की समझ से परे दिख रहा है। व्यापारी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने जीएसटी के लॉन्चिंग कार्यक्रम का बाइकॉट किया है। मैं आधी रात की बात करता हूं। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा। इसलिए वो उसकी महानता को, उसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दल जिनका सहयोग रहा है, जिनको जो जेलों में गए हैं, जितनी मान्यता और इंपॉर्टेंस वो देते हैं। जीएसटी में गफलत को लेकर कई सवाल हैं। आइटम इतने ज्यादा हैं कि जीएसटी काउंसिल के लिए पहेली बन गए हैं। जैसे बूंदी के लड्डू में जीएसटी 5% लगेगी, लेकिन नमकीन बूंदी में 18%, जबकि दोनों में सिर्फ नमक और चीनी का फर्क है। इसके साथ ही लड्डू और बूंदी वालों ने राजस्व सचिव से अनुरोध किया है कि इस गड़बड़ी को ठीक कराएं। तो वहीं मोबाइल फोन पर भी जीएसटी टैक्स 12% तय हुआ है। इस फैसले से कई राज्यों में मोबाइल सस्ते होंगे तो कहीं महंगे। अब तक 144 देशों ने जीएसटी या वैट सिस्टम लागू किया है, लेकिन भारत में जीएसटी का मौजूदा ढांचा उनके मुकाबले काफी जटिल नजर आ रहा है। 4 दरों और 7 तरह की अधिभार दरों में जटिलताएं बड़ी हैं। नियम कायदे काफी मुश्किल, एक ही कैटेगरी में पैमाने अलग अलग हैं। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक एक तरह की सर्विस इंडस्ट्री में एक ही रेट होना चाहिए था, जैसे होटल के लिए अलग, रेस्टोरेंट का पैमाना अलग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग। स्केल सिरदर्द बढ़ाएगा। चार्ट से अंदाजा लगाइए कि भारत में जीएसटी दरें कितनी जटिल हैं। एक नजर दूसरे देशों के टैक्स पर भी डालते हैं। जानकारों का मानना है
जीएसटी दरों का मौजूदा स्ट्रक्चर महंगाई और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। इस वजह से इतने ज्यादा रेट और इतनी अधिक कैटेगरी हो गई है कि ढांचा आसान होने की बजाय जटिल हो गया है। सरकार ने भरोसा जताया है कि आगे अनुभव के बाद जीएसटी की दरें और बेहतर होंगी। खैर, जीएसटी लागू होने वाला है, विरोध भी हो रहा है। अब देखना है 17 टैक्स को एक टैक्स करने वाला ये सिस्टम देश की आर्थिक दशा कितनी बदलता है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास बुंदरिया, कांग्रेस के नेता त्रिलोक दीपानी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक और ख़ास तौर से जीएसटी पर काफ़ी अध्ययन करने वाले राजेश सिरोठिया, और इसके अलावा अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ राधेश्याम माहेश्वरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोक दीपानी, आपसे ही समझते हैं हम सबसे पहले कि क्या वजह है जो विपक्ष इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। आपको स्वाधीनता के घोषणा की तरह इसे किए जाने पर ऐतराज़ है, या इसमें जो कई तरह के प्रावधान हैं उस पर आपको ऐतराज़ है? आखिर ऐतराज़ क्या है आपका? त्रिलोक दीपानी। जो व्यापारी वर्ग है बहुत ही सख्त नाराज है। वो 30 जून को यानी कल पूरा भारत बंद करने जा रहा है। तो जिस प्रकार से आनंद फानंद में बहुत ही जल्दबाजी में केंद्र की सरकार जीएसटी को लेकर आई है, इसमें बहुत ही विसंगतियां हैं और इसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने स्लेब बनाने के बाद उसके अंदर जो वस्तुएं रखी हैं, एक ही वस्तु जैसे आपने बनाया, एक मिठाई वाला नमकीन पर 12% टैक्स देगा, मिठाई पर 5% टैक्स देगा। एक किराने का व्यापारी है, अगर वही चीज वही दाल अगर वो खुले में बेचेगा तो कर मुक्त है, और अगर उसको पन्नी के अंदर या डब्बे के अंदर पैक करके बेचेगा तो उसको 5% टैक्स लगेगा। तो उससे साफ जाहिर है कि इतनी जल्दबाजी के अंदर ये जीएसटी लगाया जा रहा है। अच्छा होता जैसे विपक्षी के लोगों ने सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए इसका समर्थन किया, लेकिन उनके कहे अनुसार नहीं माना गया। जी। कांग्रेस एक लाइन और, जब जी। कांग्रेस इस जीएसटी को लाने वाली थी तब स्लेब उसने रखी थी 2, 4, 8, 16%। आज 5% से लेकर 28% तक का टैक्स लगाया गया है। क्या ये जनता के ऊपर भार नहीं लगेगा? क्या ये महंगाई नहीं बढ़ाएगा? क्या व्यापारियों के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा? इसी कारण से व्यापारी और आम जनता इस जीएसटी का विरोध कर रही है। इसके अलावा भी अभी गुलाम नबी आज़ाद कुछ कह रहे थे, त्रिलोक दीपानी। वो सच्चाई है जी कि जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, हमेशा कोई भी टैक्स लगता है, अधिसूचना जारी होती है और लागू हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करके एक श्रेय लेना चाहती है ये सरकार। आधी रात को लागू करने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा समारोह कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से भारत देश आजाद हुआ था, जी, आजादी का जश्न जब देश के लोगों ने मनाया था तब लगता था कि हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन इस समय तो जनता परेशान होने जा रही है, व्यापारी परेशान होने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा आप अच्छा काम कर रहे हैं जो देश को लाभ होने वाला हो? देश आज परेशान है। तो इस प्रकार हमारे कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि इस विसंगतियों को दूर किया जाए, इसके नियमों का सरलीकरण किया जाए और फिर उसके बाद में इसको लागू किया जाए। बिल्कुल। हमारे साथ राधेश्याम माहेश्वरी भी हैं। राधेश्याम जी, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को एक इकोनॉमिस्ट की निगाह से, और व्यापारियों को जो इसकी कई तरह की विसंगतियों को लेकर व्यापारी भी परेशान है, पशुपेश में भ्रम की स्थिति है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद आज़ादी के बाद एक कितना बड़ा रिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर में भारत को एक मार्केट, जब ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करते हैं जहाँ की पूरा विश्व एक बाज़ार है, तो भारत को एक बाज़ार बनाना बहुत आवश्यक है और उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही रहा सवाल के विसंगतियाँ हैं व्यावहारिकता में, निश्चित तौर पर जब बहुत बड़े रिफॉर्म और चेंज ओवर में हम आते हैं तो व्यावहारिक धरातल पे कुछ परेशानी है, एग्जीक्यूशन के पार्ट में, इम्प्लीमेंटेशन में
और बहुत सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारी मानसिकता चूँकि इससे देश की दिशा और दशा दोनों इकोनॉमिक टाइम से बहुत अच्छी होने वाली है, सुदृढ़ होने वाली है। और भारत की जीडीपी भी, जैसा कि अन्य विशेषज्ञों ने भी ये कल्पना की है कि बहुत अच्छी जीडीपी रेट हमारी ग्रोथ होगी और इससे निश्चित तौर पे व्यापारियों को और पूरे व्यापार जगत को बहुत लाभ होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इससे हमको जब ग्रोथ अच्छी होगी तो निश्चित तौर पे भविष्य में बैंक इंटरेस्ट आदि और बहुत सी सुविधाएं भी हमको उपलब्ध होंगी। निश्चित तौर पे ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इससे कंज्यूमर को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मेरी ऐसी मान्यता है कि कंज्यूमर को आज जो जिस उपलब्धता जिस रेट पे है आवश्यक वस्तुओं की, निश्चित तौर पे वो कम वस्तुओं पे कम रेट पे उपलब्ध होंगी, ऐसी हमारी मान्यता है और ये देश के हित में है। ये जो व्यापारी भ्रम में है, कई तरह से इसका विरोध हो रहा है, कई तरह की चीज़ें हैं, वो क्या है आखिर? सर, विरोध होने का एक सवाल है कि अभी अपन ने देखा कि तत्काल 1 हफ्ते से ये वातावरण बनाने का प्रयास किया है। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे, क्योंकि जीएसटी के लगातार, मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से आपको बताएं कि पीछे साल भर से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, कई हमने मीटिंग्स करी हैं, व्यापारियों के बीच में गए हैं, चर्चाएं की हैं और टैली के साथ भी हमने बहुत से एक अपनी वर्कशॉप भी की हैं जहाँ सॉल्यूशंस। माहेश्वर साहब, आपने बहुत सी वर्कशॉप की होंगी, साल भर से आप इस पर कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो दर अभी घोषित हुई है उस पर आप कैसे पहले से वर्कशॉप कर सकते हैं? इस दरों को लेकर ही तो व्यापारी के मन में कई तरह के संशय आए हैं। देखिए, जब ये दर घोषित हुई हैं। हाँ, तो दरें तो लगभग आज 2 महीने पहले से, 1 महीने पहले से दरें घोषित हो गई। जी, आप साल भर पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, साल भर पहले तो जीएसटी क्या था, क्यों चेंज हो रहा है, क्यों आना चाहिए, ये अवेयरनेस लाने की बात थी। चूंकि बेट में जब आए थे तब भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि चूंकि नया चेंज ओवर रहा है तो अपने व्यापारियों को एक ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि ये सारा टैक्सेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। चूंकि छोटे और मध्यम व्यापारी आज बहुत ज़्यादा आज भी उस तरीके से वाकिफ नहीं है उस टेक्नोलॉजी से, इसलिए एक धरातल पे ये दिक्कत आएगी इसके व्यवहार, क्योंकि इसका सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो कंप्यूटर बेस है जी। ऐसी स्थिति में वैसे जो है ये जो टैक्स सिस्टम है हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा, देखिए हमारी देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा करेगा, इससे बहुत आशा है। उपभोक्ता सारे लोग इसमें एकमत भी थे इसीलिए। लेकिन सवाल ये है कि जो आम व्यापारी है, बहुत छोटा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी, वो कैसे इन चीज़ों के साथ समन्वय बैठाएगा, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत उसको भी पड़ेगी या कोई आसान सा प्रोफार्मा उसे भरना पड़ेगा या कोई आदमी इस काम के लिए रखना पड़ेगा? निश्चित तौर पे इसमें जो है छोटे व्यापारी जिनको 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है जी, उनको तो रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है जी, प्रारंभिक तौर पे जी। रहा सवाल जो अपना कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, जिनका 75 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, जो 50 से 75 अभी किया है जी, तो वो एक व्यवस्था है जहाँ 1% टैक्स अदा करके और अपनी काम को पूरा कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 महीने रिटर्न के लिए भी 2 महीने सब्सटेंशियल पीरियड बढ़ाया है जी। तो ये सब चीज़ें हैं और फिर भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो हिंट है और जो चर्चाएँ आ रही हैं सामने, उससे ये है कि जब हम एक वक्त स्विच ओवर होकर काम में आएंगे, व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी, तो उसमें और भी चीज़ों का सुधार होना संभावित है। बिल्कुल विकास, तिलोक दीपानी को कई तरह के ऐतराज़ हैं, जल्दबाजी में आपने एक कदम उठाया है। इसके साथ साथ कांग्रेस का एक बड़ा ऐतराज़ ये भी है कि आप इसको आज़ादी जो हमारे बड़े जतन के साथ, बड़े संघर्ष के बाद जो आज़ादी हमें मिली थी, आप उस तरह से पेश करना चाहते हैं इसे। कांग्रेस के जो रेजिस्टेंस है, विरोध है जी, देखिए एक्चुअली क्या है, कांग्रेस कहीं सिरा ढूंढ रही है राजनीतिक रूप से अपने आप को खड़े रखने का जी। अब उसे एक सिरा दिखता है कि कुछ लोग अपनी असंतुष्टता जीएसटी के लागू होने के प्रति अलग अलग संदर्भों में जाहिर कर रहे हैं, तो कांग्रेस एक, मेरे को लगता है कि एक सिरा ढूंढ रही है कि इन्हीं लोगों को पकड़ लिया जाए, कम से कम ये असंतुष्ट लोग तो हमारे साथ चल लेंगे, हम इनके साथ खड़े हो लेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा कांग्रेस का कोई सोच नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी लागू किया गया है सर्वप्रथम वो सर्वसम्मति से
सर्व इच्छा से बनाया गया एक्ट है। अटल जी के वक्त में पहली बार कमेटी बनी, मनमोहन जी उसको पुश करते रहे, चिदम्बरम जी ने उसके ऊपर मनमोहन जी ने पुश किया और आपने सबसे ज्यादा विरोध किया उसका। नहीं देखिए, विरोध जीएसटी को लेके नहीं था, जीएसटी के प्रति एक सर्वसम्मति बनाना थी, सबको एडजस्ट करना था, सब स्टेट्स उसको अपना पाए, ऐसा तौर तरीका जीएसटी का लाना था। वहां तक भारतीय जनता पार्टी का उस पर विरोध था। चर्चा करते करते इस वर्ष जब एक सर्व सम्मति बन गई, एक खांचा, एक ब्रॉड खांचा जिसके ऊपर सब प्रारंभिक रूप से तैयार हो सके, वैसा उसे ड्राफ्ट किया गया और वही चीज लाई जा रही है। तो नंबर दूसरी चीज, देखिए जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, जो जीएसटी काउंसिल की सीट्स रखी गई और जो उसके अधिकार दिए गए, वो मनमोहन सिंह जी उसे ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते संसद में हुए और उसके बाद में उस पर सर्वसम्मति बन पाई है। तो मेरा कहने का आशय ये है, नंबर एक, ये सर्वसम्मति से पारित कानून है, इसलिए सबको इसके साथ खड़ा होना ही चाहिए। जीएसटी काउंसिल निर्धारित कर रही है अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग टैक्स रेट्स, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं कर रही है इसे। मैं विस्तार से बाद में भी और बताऊंगा पहले कैसे हमारे यहाँ कमर्शियल टैक्स या वैट के रेट्स डिसाइड होते थे, हर साल बदलते थे, और जीएसटी काउंसिल भी उसको अधिकार है कि वो टैक्स स्लैब्स में चेंज कर सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस क्यों चाहती है? आपने एक प्रश्न किया सन 47 से तुलना, बात सन 47 से तुलना की नहीं है। तो कांग्रेस का गुलाम नबी आज़ाद, पता नहीं कैसे आज़ाद लिखते हैं, आज़ादी का महत्व तो अपनी जगह है, उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। 15 अगस्त सन 1947 की वो सुबह तो अपनी जगह है। देखिए जीएसटी एक ऐसा, ये रात में, आधी रात में ये सदन बुलाने की जरूरत क्या पड़ी, इस पर सवाल मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए एक टाइम फ्रेम हो रहा है, एक दिन से एक बहुत बड़ा चेंज भारत में आएगा, वो आएगा टैक्स स्लैब में। सरकार कैसे चलती है? टैक्स के द्वारा चलती है। अरे साहब, सरकार आधी रात से थोड़ी चलती है। नहीं देखिए, सुनिए ना रिजवान भाई, क्या है, एक चीज को ओकेजनल कई बार बनाया जाता है, एक उसके ये कहिए कि इवेंट बनाया गया। नहीं इवेंट नहीं, ओकेजनल ये कि भाई हमें एक चीज को जनता कैसे उसे समझे, कैसे इतना बड़ा वर्क समझे। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, बच्चा पैदा होता है या बचपन में हो, गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से इस सरकार और इस प्रशासन को चलाने में अपनी मदद कर रहा है। जब ये इतना बड़ा बदलाव हम देश में ला रहे हैं, इसके पहले आप बताइए ऐसे अवसर कब आते हैं कि इतने बड़े कानूनों में रद्दोबदल हुआ हो, देश का सिस्टम ऐसा बदला हो। लेकिन कोई सिस्टम बदलना मतलब कोई भयावह नहीं है, हम एक सिस्टम बदल रहे हैं। व्यक्ति की एक दिन, अब आप इससे तुलना करिए कि व्यक्ति एक दिन अविवाहित होता है और कुछ पलों के बाद विवाहित होता है, तो वो एक अवसर होता है। इसी ढंग से जीएसटी के लागू होने का भी फर्क, मतलब देश अब विवाहित हो गया। नहीं विवाहित नहीं, मैंने देखिए कंपैरिजन नहीं, मैंने एक अलग स्थिति बनाई है। आप मैं शायद उदाहरण दे रहे हैं, ढंग का उदाहरण नहीं, मैं तो बता रहा हूँ एक अवसर हो। अरे मैंने तो एक बात लीजिए, मैंने तो एक बात, हाँ आपने बात नहीं, गलत कंपैरिजन हो जाएगा, वो भी अर्थ का अनर्थ कर देगा। मैंने तो एक अवसर दिया कि एक अवसर ऐसा आता है तो चेंज हो रहा है, उसको हम उससे फायदा ये होगा कि एक अवसर बनेगा कि लोगों को समझ में भी आएगा कि आखिर ये क्यों किया गया, हमें इसे कैसे अपनाना है, एक माहौल भी तैयार होगा। मेरा सवाल बहुत मासूमियत से मेरा सवाल था, जी जी, ये आधी रात में कैसे समझाया जाता है, ये मैं समझना चाहता था। बाकी तो सब अपनी जगह है। देर रात का फलसफा ये है कि रात को 12 बजे के बाद में हम कोई भी चीज करेंगे परिवर्तित हो जाएगी, वो टैक्स सिस्टम पूरा परिवर्तित हो जाएगा। हम दिन का बदलाव, तारीख का बदलाव आप लोग 12 बजे के साथ रखते हैं। आप लोग भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े
हिमायती हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। इसीलिए वो जो समय 12 बजे रात का जो समय है, हिंदू मैथोलॉजी में वो किस तरह की सोच है, मैं इसलिए थोड़ा सा मेरे मन में। दिवाली का पूजन कब होता है, दिवाली का पूजन कब होता है, रात्रि में होता है। एक दिन का व्यवसाय बंद होगा, 30 तारीख मतलब ये दिन दिवाली, अपना व्यवसाय अकाउंट क्लोजर करेंगे, हम ऐसा मान लें कि 1 तारीख से अलग ढंग से अकाउंटिंग प्रोसीजर में जाएंगे। ऐसा मान लें कि ये 30 जून जो है वो 30 जून मतलब वो 1 जुलाई के वर्किंग आवर्स होते हैं शाम के 7-8 बजे तक के, उसको हम पूरा करेंगे, मुकम्मल होगा। उसके बाद में हम अगले दिन मतलब हम ऐसा मान लें कि उसमें जाएंगे। हम ऐसा मान लें ना, हम ऐसा मान लें कि वो दिवाली की तरह है। रिजवान भाई, सुबह जब से बही खाता बिल, जिसे हम बीजक बोलते हैं, बिलिंग सिस्टम अलग हो जाएगा। अब दुकान सुबह 7 बजे भी खुलती है, 8 बजे भी खुलती है, 10 बजे भी खुलती है। तो इसलिए ऐसा है, व्यापकता है। मुझे लगता है एक अवसर है तो कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए, अन्य दलों को भी साथ आना चाहिए। जी, आप भी नहीं आते थे, वो भी नहीं आए। चलिए चलेगा, ये तो सब चलता रहे। वो आएंगे, अच्छा लगेगा। जी जी, चलिए राय सरोटिया, सारी चर्चाएं सुनी आपने, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आधी रात में ऐलान हो जाएगा और दूसरे दिन से लागू हो जाएगा। अब कई, जैसे महेश्वरी जी कह रहे हैं कि हाँ बहुत जगह पर कई तरह के प्रयास किए गए लोगों को समझाने को, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा भ्रम है। आपके कुछ जितना समझ में आया हमको तो दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, विकास जी ने जो कहा कि जिस तरह दिवाली के दिन आधी रात को जश्न होता है जी, तो मुझे लगता है व्यापारियों के लिए तो ये दिवाला वाली रात है। दिवाली की नहीं, दिवाले की रात है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक राष्ट्र एक कर के कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको लेकर किसी को भी ऐतराज़ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल काबिले तारीफ चीज़ है। लेकिन जो आपको पहले एक बात तय करना होती, इससे बेहतर व्यवस्था ये होती कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रहा था उसको कंपाइल कर लेता, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही थी वो कंपाइल कर लेते, और उसके बाद में आप एक दर घोषित कर देते। ये आदर्श स्थिति थी। और इसमें मैं एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि जो सर्विस टैक्स था वो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने लागू किया था तो ये कहा था कि ये राज्यों का कर है और राज्य ही इसको वो करेंगे। लेकिन अब केंद्र और राज्य जो कर लेना है, जो राज्यों के विषय जो कर थी जो, वो अब केंद्र सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से अपने हाथ में ले लिए। इसका मतलब उन्होंने दोनों करों को कंपाइल करके हर जगह घुसपैठ अपनी कर ली। जो केवल राज्य वसूलता था उसमें भी केंद्र की दखलंदाजी पूरी हो गई। मतलब फेडरल जो स्ट्रक्चर है उस पर कुछ सर्विस टैक्स आपने जो है वो जो राज्यों को देना था उसकी वजह उसको बढ़ा देगा और अपने पास रखा। अब आप उसमें बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक राष्ट्र एक कर की बात तो तब साबित होती जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, गैस को, उसको भी इसमें शामिल करते। आप देखिएगा कि भारत में जो अभी पेट्रोल मिल रहा है उसकी क्रूड ऑयल की कीमत 29 रुपये है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनरी सारी चीज़ें मिलाने के बाद 27 रुपये 51 पैसे रेट आता है पेट्रोल का, और 27 रुपये 48 पैसे आता है डीजल का। उसके बाद में केंद्र सरकार उस पर 21 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर जो है वो 17 रुपये करीब टैक्स लेती है। मध्य प्रदेश सरकार उसमें जो है 21 रुपये 62 पैसे टैक्स लेती है और पेट्रोल पर 19 रुपये लेती है, डीजल पर 19 रुपये लेती है। तो आप कुल मिलाकर अगर देखें कि 27 रुपये 62 पैसे की चीज़, उसमें 43 रुपये का टैक्सेशन केंद्र सरकार राज्य मिला के पेट्रोल पर लेते, 43 रुपये 10 पैसे, और 36 रुपये 51 पैसे जो है वो डीजल पर दोनों राज्य और केंद्र सरकार लेती है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में नापें तो ये 160% टैक्स जो है वो पेट्रोल पर लिया जा रहा है और 135% टैक्स जो है डीजल पर लिया जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर आप मेरे को बताइए कि आपने विलासिता की चीज़ों पर जो है कार और शराब, सिगरेट वगैरह, पान तंबाकू पर 28% नहीं 28% रखा है आपने 10 लाख के ऊपर की कार को। मेरे को ये बताइए कि ये आपने विलासिता के हिसाब से 28% रखा है। मेरे को ये बताइए कि परिवहन से लेके किसान तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेके किसान तक और आम आदमी से लेके खास तक, जो व्यक्ति उसको एक अपनी जरूरी वस्तु के रूप में उपयोग करता है, वो विलासिता की दर से कितने गुना ज़्यादा है? आप 5 गुना और 6 गुना ज़्यादा हो रही है। तो 160% और 135% डीजल और पेट्रोल पर लेके सरकार कहाँ से एक राष्ट्र एक कर की बात करना चाह रही है? और हर राज्य में अलग। मध्य प्रदेश में 7 रुपये महंगा डीजल पेट्रोल है,
बंगाल के मुकाबले, उत्तर प्रदेश के मुकाबले और सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य के मुकाबले। तो आप ये टैक्स ले रहे हो या लूट रहे हैं सर जनता को? आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम टैक्सेशन कितना करें। चाणक्य से लेके कोई भी अर्थशास्त्री है, उसने एक टैक्सेशन की आपने वो करी है। तो आपको जब तक डीजल पेट्रोल को आप एक समान कर के रूप में चाहे 28% लें या 18% जो भी लें, जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक इस भारत के देश के लोगों की ना तो तरक्की हो सकती है, ना भारत में मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सकता है, ना मेक इन एमपी का सपना साकार हो सकता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट से लागत होती है फिक्स, उत्पादन लागत जहाँ कम आएगी आदमी वहीं तो उद्योग लगाएगा। विश्व के किसी भी देश में इतनी ज़्यादा हैवी टैक्सेशन पेट्रोलियम पदार्थ पे नहीं। हमारे आसपास पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे गरीब देश भी हैं, वो भी इतना वसूल नहीं करते, नेपाल भी नहीं करता इतना वसूल। तो आखिर ये क्या सरकार क्या मैसेज दे रही है और बढ़ाती गई लगातार, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो कम हुए और उसका फ़ायदा आम उपभोक्ता को होना था वो तो उन्होंने पूरा फिल कर लिया टैक्स बढ़ा उड़ा के। तो आप क्या करना चाहते हैं? कैसे मेक इन इंडिया और मेक इन एमपी को आप साकार करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये इसको पूरे टैक्स एक राष्ट्र एक कर तब होगा जब सारी चीज़ों पर एक आप जो है सबको जीएसटी के अधीन लाएंगे, मगर उसके नहीं हो सकता। और राज्य सरकारें जो दलील देती कि हमारे पास आय का कोई और जरिया नहीं है, तो आय के जरिए तब तलाशे जाएंगे जब आपके पास उत्पादन उद्योग लगेंगे तो आपके पास में वॉल्यूम बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। लेकिन आप क्या है, जितने लोग हैं आप हर आदमी को, आम और खास को तो आप लूट रहे हो और कह रहे हो कि हम किसानों को ये कर रहे हैं, गरीबों को ये कर रहे हैं। क्या गरीब आदमी पेट्रोल यूज़ नहीं करता क्या? किसान क्या डीजल यूज़ नहीं करता? तो आप अगर वास्तविक रूप से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और महंगाई को कम करना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल के रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कम से कम आप सार्क देशों के हिसाब से कर दीजिए कि ये आसपास के देश जितना ले रहे हैं उतना कर दीजिए। लेकिन ये किए बगैर जो है जीएसटी की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। दूसरा एक वो जो आधी रात में जिस तरह से किए जाने उसको विपक्ष को ऐतराज़ है, उस तरह से 1947 की तरह किए जाने पर विपक्ष को ऐतराज़ है, उसको कैसे देखते? देखिए सर, जीएसटी की जो बात थी रिजवान भाई, वो जीएसटी को लेके बहुत सालों से बात कर रही है और ये केवल और केवल कारपोरेट घरानों के दबाव में लाया गया हुआ टैक्स है। अब उसको जनता का टैक्स बता के, राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी कदम बताकर और इतिहास रचने वाली चीज़ बताकर उसको पेश करने वाले हैं। हर चीज़ की सेल्समैनशिप का दौर है, मार्केटिंग का दौर है, इसलिए इसको इतना रात को आयोजन और भव्य करके किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आप बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि हमने 20 लाख रुपए के 20 लाख तक का कारोबार करने वाले को नहीं है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 और 8% के प्रॉफिट को काउंट करता है। 20 लाख में 7 और 8% का आप काउंट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यापारी, उस पर आप मतलब ये दिखा के हम आपको कोई रिटर्न नहीं भरने दे रहे, कोई रहम कर रहे हो आप? 10-12 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये महीने का मुनाफा कमाने वाले को आप एहसान भी जता रहे हैं आखिरी में। और 75 लाख वाला जो स्कीम आपने करके रखी है उसमें भी व्यापारी को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचता है, जो 75 लाख के टर्नओवर की आपने बात करी है। तो देखिए, जो आई वॉश ज़्यादा है लोगों को हकीकत में, जो चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, किसी को बहुत ज़्यादा राहत नहीं है। हाँ, कारपोरेट घरानों को ज़्यादा राहत मिलने वाली है और देश के जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कारपोरेट घरानों के उत्पादों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, जय चावला जो सीए हैं। जय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आप थोड़ा देर से आए तो एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे देते हैं कि जो चर्चा हो रही है उसमें यह है कि ये देश के लिए बहुत अच्छा है। किसी की राय है, किसी की राय ये है कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, किसी का ये कहना है कि इतने बड़े दिन से 1947 से नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन जो आपका विषय है वो ये है कि क्या आपने इसको अच्छे से समझ लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपने इसे अच्छे से समझा है और क्या व्यापारी इसको ठीक ढंग से समझ पाया, कितने दिन लगेंगे और कितनी तरह की प्रक्रियाएं हैं जो व्यापारी के लिए शायद जटिल होगी, उसके लिए खर्चीली होगी। हो सकता है आपकी जमात के लिए एक रोज़गार, बड़े पैमाने पर रोज़गार हो गया हो, लेकिन उस व्यापारी का क्या जो इसको अभी बेहतर ढंग से समझ नहीं पाया, इससे पहले इस तरह की लिखा पढ़ी करने का उसको कोई अवसर नहीं आया। जय, देखिए, जो आपने मुझसे सवाल किए, सबसे पहले मैं उन सवालों को 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले आपने पूछा कि भाई आपकी क्या समझ है, मतलब हम कंसल्टेंट लोग, हम सीए लोग जी, एडवोकेट लोग, हम लोग की क्या राय है इस पर, क्या समझ है। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया टैक्स लॉ आता है,
लॉ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इनकम टैक्स में या किसी एग्जिस्टिंग एक्ट में अगर अमेंडमेंट होते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जिनसे हम रोज़मर्रा डील करते रहते हैं। अब जो ये जीएसटी आया है ये समझ में सबको आएगा, एक टाइम सबको चाहिए, पेशेंस वाली चीज़ें हैं। जहाँ तक एज एन एडवोकेट सीए लॉ की बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, और शायद बाहर वाले लोग इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाएंगे, बट हम जो लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, शायद हम अपने 15-15, 16-16 घंटे दे रहे हैं। और इस चीज़ के लिए ट्रेडर को, एक आम सप्लायर को, सर्विस प्रोवाइडर को भी तैयार तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई अचानक से आने वाली कोई चीज़ नहीं है कि मतलब रातों रात ये चीज़ आ गई और अचानक से बोल दिया गया भैया हम जीएसटी ला रहे हैं। ये बहुत पहले की कहानी है, बहुत टाइम से जीएसटी के बारे में पहले से ही स्टार्टिंग में हो चुका था अनाउंस। और ये नहीं है कि सिर्फ मतलब भाजपा सरकार जब से आई तब से ही इन्होंने स्टार्ट किया, वो तो शुरू से लेकर इस पर चर्चा चल रही थी। चिदम्बरम साहब ने भी अपने टाइम पे अनाउंसमेंट किया था कि 2011 से हम एप्लीकेबल करवाएंगे। अब जो ट्रेडर है, जो ट्रेडर को दिक्कतें जा रही हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक गुस्सा टाइप की चीज़ें हैं कि मतलब इसको ऐसे लाया जा रहा है, हम लोगों के हिसाब से हमें समझ से परे है। देखिए सर, ऐसा है कि अभी तक भी तो हम टैक्स में काम करते थे, ट्रेडर वैट वाली चीज़ों में डील करता था, सर्विस टैक्स में डील करता था। सर्विस टैक्स में तो उसको 10 लाख तक की छूट थी, सिर्फ 10 लाख से ऊपर पे उसको जाना पड़ता था। यहाँ तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि 20 लाख की छूट हो गई, सबसे अच्छी बात ये। अब दूसरी बात कहें कि ट्रेडर अगर ये कह रहा है कि कैसे समझेंगे इसको, तरीका बहुत जटिल है, इस तरीके की चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जब हमें वो जो छूट है जय जी, उसमें तो बहुत ढेर सारा आपको फीस देने में निकल जाएगा। उसको सर फीस देने में निकल जाएगा जी, तो ये नहीं सोच रहा है वो कि पहले वो एक्साइज ड्यूटी के लिए कंसल्टेंट हायर करता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग कंसल्टेंट, उसके बाद आपके वैट के सेल टैक्स के लिए अलग, हर कंसल्टेंट को वो अलग अलग फीस देता था। अब वो सब चीज़ें एक ही चीज़ों में आ रही हैं, एक ही टैक्स में आ रहा है। उस तरह की कुछ चीज़ें तो वो खुद भी कर लेता था, लेकिन अब आपके पास आना ही पड़ेगा तकरीबन। भी वो खुद कर लेगा, मतलब ऐसा बिल्कुल तो वो नहीं है। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है कि मतलब एक छोटे से दुकानदार जिस चीज को जाए आप 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं उससे मत पढ़वाइए, इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाएगा वो। मैं क्या उसको समझिए थोड़ा सा। हाँ सर, इसको समझने में अगर इसको ध्यान से देखा जाए, देखिए सर अभी तो हर कोई पढ़ रहा है, जो बोल रहा है हर कोई कह रहा है कि जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम है, बस पढ़ते रहो। बट सरकार ने अभी अगर अपन जीएसटी पोर्टल पे जाके देखें, gst.gov.in पे, और पोर्टल पे जाके देखें तो इतना सरल तरीका उन्होंने बनाया है कि एक जो छोटा डीलर है, छोटा ट्रेडर है, वो बिना किसी कंसल्टेंट के भी आराम से चल सकता है। अगर वो एक नॉर्मल अगर बिजनेस कर रहा है, उसको अकाउंटिंग करना उसको नॉर्मली आता है, थोड़ा कंप्यूटर फ्रेंडली हो, थोड़ा उतना पढ़ा लिखा हो, उतनी चीजें समझ सकता, पढ़ा लिखा तो होना ही पड़ेगा ना इसमें तो। अच्छा सीधी बात है सर, एक बात बताइए, जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब वो नोकिया का मोबाइल 1100 चलाता था, तो आज हर किसी की जेब में स्मार्टफोन है, आईफोन है, अब वो सब चीजें ऑपरेट कर पा रहा है, इतनी सारी एप्स डाउनलोड करके बैठा है, तो वो कर रहा है ना, उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं गई। अचानक से जीएसटी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब चलिए बिल्कुल है। मेरा सवाल आपसे कुछ ये भी हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए, और जिनके मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं। सवाल ये है कि पेनाल्टी किस तरह से लगेगी अगर कोई गलत जानकारी उसने भर दी, तो उसका क्या खामियाजा भोगना पड़ सकता है? क्या इससे इंस्पेक्टर राज या इस तरह की कोई चीज़ें बढ़ सकती हैं? कितनी स्क्रूटनी होने की आशंका है? क्या होगा इसमें? देखिए, जहाँ तक पेनल्टी के चीज़ें हैं, तो पेनल्टी तो तब लगेगी जब वो चीज़ें गलत भरेगा, और गलत भरने पर पेनल्टी अचानक से नहीं लगाई जाती, हमेशा मौका दिया जाता है, जिसको शो कॉज नोटिस और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के नाम से जाना जाता है। अब जो पेनल्टी है, जो जीएसटी में एक नया तरीका वो लाए हैं, वो इस तरीके से लाए हैं कि आपको हर महीने अपना रिटर्न भरना है, फिर उसके बाद 12 महीने के रिटर्न भरने के बाद आपको एक एनुअल रिटर्न भरना है। एनुअल रिटर्न कब भरा जाएगा? जब ईयर खत्म होगा उसके 9 महीने के अंदर, मतलब दिसंबर में।
दिसंबर में एनुअल रिटर्न भरा। इसका मतलब सरकार पेनल्टी लगाने से पहले फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपसे हमने हर महीने के रिटर्न मांगे, सेल मांगी, परचेज मांगी, अगर आपसे फिर भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो आप उनको सुधार सकते हो। उसके पास सुधार का अवसर है कि उसने जनवरी में कुछ भर दिया, हाँ, तो अगले साल जाके दिसंबर में वो सुधार सकता है कि साहब मैंने ये गलत भर दिया था, इसको ठीक कर दीजिए। दिसंबर तक सुधार सकता है, 9 महीने उसको दिए जाएंगे मार्च एंडिंग के बाद, पहली बात। दूसरी बात, इंस्पेक्टर राज की आपने बात कही। इंस्पेक्टर राज सर, बल्कि मैं ये कहूं कि जो स्टेट लॉस हैं एग्जिस्टिंग, जो 30 जून तक चलते रहेंगे स्टेट लॉस, उसमें बल्कि थोड़ा सा ज्यादा था, अब जीएसटी में बल्कि कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लेकर उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया से लेकर वहां तक पूरा का पूरा सिस्टम सर्वर बेस्ड, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड और पूरा नेटवर्क बेस्ड हो गया है। पहले क्या था, स्टेट लॉ मतलब जो सेल टैक्स की बात करें, वैट की बात करें, पहले ऑफिसर, अधिकारी हर छोटे छोटे डीलर को साल खत्म होने के बाद खुद बुलाते थे, भैया आपका असेसमेंट करवाना है, आप आइए। फिर उस असेसमेंट के बहाने कई सारी चीज़ें, अंडर टेबल और ये सब चीज़ें। अब वो क्या हो जाएगा, अब सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम आ जाएगा जीएसटी में। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है, जैसे इनकम टैक्स में हम अपना रिटर्न अपने आप फाइल कर लेते हैं, हम अपना रिटर्न फाइल करने के बाद टीडीएस क्लेम करते हैं और अपने पास अपने 1-2 महीनों के अंदर रिफंड आ जाता है या फिर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होकर आ जाती है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका इतना इतना है और ऐसा ऐसा रहेगा। कोई ऑफिसर चेक नहीं करता जब तक उसमें किसी प्रकार का कोई बड़ा ऑब्जेक्शन न हो, अनुमति ना मिले। हाँ, जीएसटी में इसी तर्ज पर जीएसटी में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम किया गया है। जीएसटीएन मतलब जीएसटी नेटवर्क जो पोर्टल बनाया गया है, वो टैक्स पेयर के लिए मतलब असेसी के लिए एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम होगा, जहां पर इंस्पेक्टर राज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। मैं बोल रहा हूं कोशिश की गई है, कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बट हाँ इतना कह सकते हैं जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो व्यापारी 75 लाख 1 करोड़। मेरा एक सवाल और इसका जवाब भी दे दीजिए कि अगर अब जो टैक्स होगा उसमें व्यापारी को ज़्यादा अधिक बोझ पड़ने वाला है, या जो पहले था उसमें अगर हम टैक्स देने की बात करें, वो अंडर टेबल और बाकी सारी तरह की चीज़ें अगर हम हट जाएं उससे, तो अब क्या अंतर आएगा? उसको अपने टर्नओवर का कुछ % जमा करना पड़ेगा, बाकी किस तरह से करना पड़ेगा, क्या है ये, कुछ अलग से टैक्स लग जाएगा? नहीं देखिए, उसमें जो टैक्सेशन वाला चीज़ें हैं कि उसमें व्यापारी को फ़ायदा होगा, व्यापारी को नुकसान होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, व्यापारी जिस हिसाब से पहले बिजनेस कर पा रहा था अभी भी उसी तरीके से बिजनेस करेगा। ना व्यापारी को पहले और अभी से कंपैरेटिवली कोई फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा अल्टीमेट तीन जरूरी चीजें हैं। एक मिनट, इसका अल्टीमेट जो इसका जीएसटी का बेनिफिट हो जाए, अल्टीमेट एंड यूजर को जा रहा है, मतलब कंज्यूमर को जा रहा है, दुकानदार को नहीं जा रहा है। दुकानदार तो अपना इनपुट लेगा और वो आउटपुट लायबिलिटी से अपनी माइनस करके सरकार को जमा कर देगा, वो तो अपना मार्जिन वैसे ही डीलर से ले रहा है। तो कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलना है जीएसटी से, इसका व्यापारी वर्ग पे किसी प्रकार से कोई नुकसान नफा नहीं होगा। बिल्कुल, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा और राधेश्याम जी आपसे भी करूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान 3 ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस पर क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का? इस पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी, जैसे कि एक विषय में इसमें और एडिशन कर रहा हूँ, ख़ास तौर से व्यापारियों के नेट प्रॉफिट में निश्चित तौर पे 7 से 10% का कैपिटल गेन एक्स्ट्रा होगा प्रॉफिट में। बिकॉज जीएसटी में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स पे हमको इंसेंटिव मिलता था। इसमें हमें एडवांटेज मिल रहा है। जो भी हम बिजनेस में अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे रेंट हो दुकान का, चाहे कोई सेमिनार हो अपने बिजनेस प्रमोशन की, या यातायात का कोई खर्चा हो, वो हमको रिबेट के रूप में इसमें एडवांटेजेस मिलेगा। एक तो ये एडवांटेज। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी तो निश्चित तौर पर पहले भी एग्जम्प्ट थी टैक्सेस से और आज भी है, केवल ब्रांडेड के ऊपर इन्होंने 5% कहा है। वो अभी एक आपके यहाँ आने के पहले मेरी डिस्कशन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं, जैसे आईटीसी हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जो और उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है उस कमोडिटी का, तो निश्चित तौर पे वो ब्रांडेड माल 5% टैक्स के स्लैब में हैं। अदरवाइज़ जो फूड आइटम्स हैं
एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो जीरो स्लैब में ऑल हैं, पहले एग्जाम्प्ट था, अभी जीरो स्लैब में। रोटी कपड़े के जहाँ तक सवाल है, कपड़े में भी निश्चित तौर पे बहुत बड़ा परिवर्तन, अभी कपड़े वाले सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और स्वाभाविक है क्योंकि उनके दायरे में टैक्स की कोई रिज़म नहीं थी, केवल एक एंट्री टैक्स 1% हुआ करता था, तो टैक्स की व्यवस्था में तो थे, लेकिन एकाएक जो उनको 5% का भार आ गया है तो वो एक वो स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है कि तो जैसे जय कह रहे हैं कि एंड यूजर को लाभ मिलेगा। अब ये हाँ। साहब यहीं आपने 4% एक्स्ट्रा अगर सरकार ने लगा दिया। सर 4% नहीं लगाया है, कपड़ा पहले भी टैक्सेबल था, एंट्री टैक्स था, उसमें एक्साइज होके आता था। और आप एक सेकंड लेट मी फिनिश इफ यू अलाउ प्लीज लेट मी फिनिश। जब ऑलरेडी जब आपके पास एक्साइज लग के आता था तो वो तो कॉस्ट में ही आता था ना साहब, अभी तो केवल एक जगह केवल 5% लग रहा है जी, तो एक्साइज वगैरह तो सब इसमें हो गया। उस तरीके से देखा जाए तो कपड़े क्लॉथ मार्केट में इससे फायदा मिलना चाहिए कंज्यूमर को, इसका रेट कम होना चाहिए क्योंकि एक्साइज का स्लैब बहुत ज्यादा था। मकान के लिए कुछ कहेंगे सर? मकान के लिए मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि कुछ मार्बल्स और जो इस तरीके की चीज़ें हैं जी, उनमें हाई रेट में गया है, और मैं समझता हूँ इसमें घबराने की इसलिए कोई बात नहीं है कि भारत शासन भी ये समझ रहा है कि बहुत बड़े चेंज और इतने बड़े मुल्क में इतना बड़ा चेंज लाना बहुत ही अच्छे प्रयास की ज़रूरत है, और सरकार ने सारे द्वार अपने खुले रखे हैं। देखिए इस तरीके से जीएसटी काउंसिल की एक महीने में 3 बैठक होना और उन पे जो भी समस्याएं आई उनका समाधान ढूंढना और निराकरण करना और सरकार और पब्लिक की इंटरेस्ट की चीज़ों को एड्रेस करना, मैं समझता हूँ भविष्य में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम करते करते व्यावहारिक तौर पर कोई दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट इज़ रेडी टू हियर। बिल्कुल। तिलोक दीपानी, आप से समझना चाहता हूँ, आप एक व्यापारी भी हैं, कई तरह की शंकाएं आपके मन में हैं, आंदोलन भी होने वाला है, कल एक बड़ा आंदोलन आप कह रहे हैं होने ही वाला है, सब व्यापारी बंद कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को। आप कांग्रेस के लीडर भी हैं, लाए आप ही थे, लाना आप ही चाहते थे, नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने ही किया, ऐसे बहुत ढेर सारे मामले, लेकिन अब आपकी ही चीज़ को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और अब क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि ऐसी कितनी आशंकाएं हैं आपको इसको लेकर? देखिए रिजवान भाई, मैंने पहले भी जैसा आपको बताया कि ये आम जनता के ऊपर डाला गया एक बोझ है, जो पहले जैसे महेश्वरी जी ने कहा कि कपड़े के ऊपर आज 70 साल के अंदर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो कच्चे माल के ऊपर लगती थी, तैयार माल। अभी यार्न के ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा, रंगाई छपाई के ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा, और जो कपड़ा तैयार होकर आएगा व्यापारी के पास उसके ऊपर भी 5% टैक्स होगा। पहले 12% टैक्स लगाया था, उसको घटाकर अभी 5% किया है। इस प्रकार से निश्चित रूप से 3 बार एक ही चीज़ के यार्न पे भी टैक्स लगेगा, रंगाई छपाई पे भी टैक्स लगेगा, और कपड़े के ऊपर 3 बार का टैक्स वो भारी पड़ेगा। और जहां आम व्यापारी घबराया हुआ है, छोटा व्यापारी जो है, जिसने आज तक कभी इस तरह का वातावरण नहीं बनाया, कभी वो ऐसा धंधा उसने नहीं किया, जैसे 20 लाख की छूट दी गई है उस 75 लाख तक, उसमें आप कह रहे हो इनपुट कैसे मिलेगा? जो 5% या 12% लगकर कोई चीज़ आपके पास आ गई, आप 1% तो टैक्स भर दोगे उसके ऊपर, लेकिन उसको आप इनपुट कैसे लोगे, वापस कैसे लोगे? महेश्वरी जी, आपने बहुत बोल दिया, मुझे लग रहा किसी आप बीजेपी के नेता से गले लग कर आए हो, जो आप भाषा उस तरह की बोल रहे हो। व्यापारियों के हित की बात करो, आप व्यापारी के नेता हो तो व्यापारियों के हित की बात करो। ये जिस प्रकार से लागू किया जा रहा है, एक तानाशाही के रूप में लागू किया जा रहा है। इनके अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है अरुण जेटली जिस तरीके से ये लेकर आए हैं, ये देश के लिए खतरनाक और विरोधी है। सुब्रमण्यम स्वामी से बहुत सहमत है, नजर आ रहे हैं आप, बहुत ढेर सारी बातें कही। स्वामी नहीं, वो सच्चाई बोल रहा है, जो सच्चाई बोल रहा है। जिस प्रकार से अरुण जेटली तानाशाही रूप से उसको कर रहे, हमारे जयंत मल्लैया जी मध्य प्रदेश के मंत्री गए, उन्होंने कई सुझाव रखे उनके सामने, इस प्रकार से उन्होंने ठुकरा दिया और किस प्रकार से बेइज्जती की उनकी, कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमको जिस प्रकार से ट्रीट किया गया, एक मैं प्रदेश का मंत्री हूं, हमारी बात आप मानो या नहीं मानो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्द बोले हैं कि मैं उससे पीड़ित हूं।
इस प्रकार का वातावरण अरुण जेटली ने बनाया है। एक ये तानाशाही व्यक्ति है जो देश को बर्बाद करेगा। मेरा देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आप अगर विषय पर बताएं, मंत्री कैसा है, ये क्या है, वो तो चलेगा, वो तो लोकतंत्र है, बहुत तरह की बातें सुनने समझने की बात आ रहा हूं। मेरा सवाल ये कि आपकी आशंकाएं क्या क्या है, जल्दी से बताइए, वक्त की कमी। टैक्स चोरी करेगा सीधा उसको जेल जाना पड़ेगा। क्या व्यापार करना आज ये हो गया कि आज किसी बलात्कारी को नहीं पकड़ेंगे, ये किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे, व्यापारी को इसलिए पकड़ के जेल में डालेंगे कि वो व्यापार कर रहा है। आज तक ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। जिस प्रकार का वातावरण, भयभीत वातावरण ये लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस उसका विरोध करती है और जिस प्रकार से उसको लागू किया जा रहा है, आज जनता को कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से दरें, आज आप ग्रेनाइट जो मकान की बात कर रहे हो, ग्रेनाइट के ऊपर पहले कितना टैक्स था, आज 28% आप टैक्स लोगे। जिस प्रकार से राजेश सिरोठिया जी ने बात कही कि पेट्रोल डीजल के ऊपर कांग्रेस ला रही थी, तो ये विपक्षी लोग सहमत नहीं थे कि साहब हमको नुकसान होगा, उसमें खास करके मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा 34% यहाँ पर पेट्रोल पर टैक्स है, इन लोगों ने विरोध किया। आज उसको अगर लेकर आते तो शायद आम जनता को लाभ होता, लाभ होता, क्योंकि एक रूपता आती है उसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक टैक्स होता। और राधेश्याम जी से मैं ये बात पूछना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी। राधेश्याम जी, आप समय नहीं बचा है, इसको मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगा। विकास जल्दी से आप अपनी बात कहिए। देखिए, जो कुछ शंकाएं हैं आ रही हैं, जैसा अभी हमारे सीए साहब कह रहे थे ना, आप अध्ययन करेंगे। राधेश्याम जी ने अध्ययन कर लिया, सीए साहब ने 16 घंटे पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ पाया अभी भी। नहीं, रिजवान भाई अभी भी नहीं पढ़ पाया। रिजवान भाई, देखिए सीए साहब कोई भरोसा नहीं कर रहा उन पर, ये भी कह रहे हैं हर बिंदु को उन्हें पढ़ना है। मैं बड़ा सिंपल सा कह दे रहा हूँ। राजेश सिरोठिया जी ने 20 लाख कहा, अच्छी बात है, 20 लाख वाले को तो कोई चिंता ही नहीं करना, भरना तो उसको भी है। नहीं, भरना उसे नहीं है, उसे कोई, देखिए टैक्स तो मैंने क्या कहा, 20 लाख बताना तो है भी अपना अदा करता है, इनडायरेक्ट टैक्स है जी, 20 लाख बताकर देना तो है ना। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आपने कंपोजिशन स्कीम अभी यहाँ पे चर्चा में सुनी 75 लाख की, उसके ऊपर 1% भरना है, कितना होता है साहब, 75,000 रुपए। अरे एक मिनट, नहीं, इनडायरेक्ट, अरे साहब, हाँ, टैक्स लग के ही मिलेगा। सुन तो लीजिए, अभी दिक्कत क्या आई व्यापारी की। देखिए, राजनीतिक मुद्दों को हल राजनीतिक तरीके से कर लेंगे, जवाब दे दूंगा उसका। अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है उसे भी जल्दी करिए। 75 लाख के बाद में 75 लाख पे अगर 75,000 रुपए का एक टैक्स एक व्यापारी ने भर दिया। आप जो कह रहे थे ना बात की, व्यापारी पे खर्चा आएगा कंसल्टेंट हायर करने का, अब 7,000 रुपए महीना उस व्यापारी को खर्चा आ रहा है 75 लाख के टर्नओवर पे। अब आप सोचिए 7 लाख अगर वो जमा करता है तो उसे कोई कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रिटर्न भरना है अपने 75 लाख के टर्नओवर का। अब आप सुनिएगा, अन्य जो बातें आई पेट्रोल डीजल की, सरकार तो चाहती थी कि पेट्रोल डीजल को भी इस सिनेरियो में ले आया जाए। हो सकता है 1 साल बाद आ जाए ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि हमारा फेडरल सिस्टम है, अन्य राज्यों का इसके बारे में कुछ विरोध था, तो इसे टाल दिया गया। इसी तरह से अल्कोहल को भी टाला गया। अब ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को बाद में लाया भी जा सकता है, ऐसा मतलब वो नहीं हो गया है जी, पत्थर की लकीर नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। और जो रिलैक्सेशन की बात है, जो मैं सोचता हूँ कि लेकिन साहब इतने गुना आप टैक्स लेंगे तो कैसे सब चीजों के रेट एक जैसे कर सकते हैं? टैक्स अब आज की चर्चा में उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम है पेट्रोल डीजल पे वो तो वैसा ही का वैसा है। अगर हम आज चर्चा में केंद्र भी पैसे ले रही है, राज्य भी पैसे ले रही है जी, केंद्र भी पैसे ले रही है, राज्य भी पैसे ले रही है। मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ रिजवान जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि वो तो पूर्व की स्थिति अनुसार ही रहने वाला है। 1 तारीख से उस पर कोई परिवर्तन होना नहीं है। हम उस पर चर्चा अगले सत्र में कभी कर सकते हैं। आज जो मैसेज जाना चाहिए कि जीएसटी से एक त्रिलोक जी ने एक गलत चीज बताने का प्रयास किया कि जेल जाना पड़ेगा व्यापारी को। बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भाई? अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा की कोई अनियमितता होती है आपके द्वारा भरे गए रिटर्न में, तब
क्रिमिनल ऑफेंस में उसे रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है। अब आप सोचिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो 5 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ प्रस्तुत करना, मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए कम से कम। जो व्यापारी आपको करोड़ों रुपए का टैक्स देगा, करोड़ रुपए का व्यापार करेगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार देगा, उसको आप फिर जेल भेजेंगे। नहीं रिजवान भाई, एक मिनट, अगर देश का कानून है, उससे अगर समझदार है तो उसे सही रिटर्न भरना चाहिए। क्या दिक्कत है? वो पेनाल्टी लगाना चाहिए, ऐसा जेल भेजने की बात दोनों प्रावधान की बात करना माने व्यापारियों को तिलोक जी, अगर कोई ऑफेंस मुझे अब आप दोनों लोग अच्छा, दूसरी चीज रिजवान, इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन किए गए, अंतिम रिलैक्सेशन है अभी कभी अब अंतिम प्रतिक्रिया लेने दीजिए मुझे। पेनाल्टियां शुरू में नहीं होने वाली है, आप अभी आज ही आया है। अब आप रिटर्न भरने में अगर आगा पीछा भी थोड़ा करेंगे, 10 तारीख की जगह आगा पीछा भी होगा, तो अभी चलिए रिलैक्सेशन देंगे, अभी रिलैक्सेशन देंगे। आप आदत डालिए, सुधर जाइए। राय सेवक, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा सारी बातें सुनने के बाद। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आम उपभोक्ता को फायदा होना चाहिए। आपने कहा कि ईंट जो होती है, ईंट बनती है ना अपनी पुरानी मिट्टी की, वो पॉल्यूशन करती है। फ्लाई ऐश से जो ईंट बनती है वो इको फ्रेंडली है, उस पर 18% टैक्स लगा दिया है ना। मोबाइल पर 5% से 14% तक टैक्स था देश में, 18% लगा दिया है। आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहना। मतलब टैक्स लगाने में कई तरह की विसंगतियां हैं, कई तरह की चीजें, कई तरह की चीजों को ध्यान नहीं दिया जा सका। जय चावला आप हमारे साथ जुड़े, राधेश्याम माहेश्वरी आप हमारे साथ जुड़े, तिलोक दीपानी आप हमारे साथ जुड़े, विकास बंदरिया आप हमारे साथ जुड़े और राजेश रोटिया आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि आधी रात में अचानक टैक्स लगाया जाएगा। इसे अचानक तो मैं नहीं कहूँ, इसलिए कि ये ऐलान के साथ है। हाँ, विपक्ष उस तरीके पर ऐतराज जता रहा है, कई तरह की विसंगतियों की चर्चा हो रही है, व्यापारी असमंजस में है। लेकिन इतनी बड़ी जब योजना या इतना बड़ा कानून जब लाया जाता है, बड़े प्रावधान होते हैं, तो कई तरह की विसंगतियां हो सकती हैं। सुधार की निरंतर ज़रूरत पड़ेगी और सरकार शायद इसके लिए तैयार भी हो, लेकिन अभी इसको लेकर कई तरह का असमंजस है। और जिस तरह से महिमा मंडित करके इसे आधी रात में लाया जा रहा है, उस पर गंभीर ऐतराज भी है। लेकिन अब एक राष्ट्र एक टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं और अंततः ज़्यादातर चीज़ें एक ही तरह के टैक्स प्रावधान में आ जाएंगी और आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा, ये सबकी राय है। लेकिन अब कैसे फ़ायदा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो टैक्स के दायरे में कभी थी ही नहीं, उस पर भी टैक्स लग गया है। ऐसी कई चीज़ें हैं। अब देखना है कि वक्त रहते सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।